खालिस्तान एक ऐसा शब्द जो भारत में सेकेंड पार्टीशन करवा सकता है। खालिस्तान का मतलब है खालसा की सरजमीन, द लैंड ऑफ खालसा, यानी सिखों का प्रदेश। स्पष्ट है कि खालिस्तान का अभिप्राय सिखों के लिए अलग देश की मांग से है। कहा जाता है कि साल 1940 में सबसे पहले खालिस्तान शब्द का प्रयोग हुआ था। हालांकि इससे भी पहले साल 1929 में मोतीलाल नेहरू के पूर्ण स्वराज की मांग पर शिरोमणि अकाली दल के तारा सिंह ने सिखों के लिए अलग देश बनाने की मांग की थी। साल 1947 में जब हमें आज़ादी मिली तब देश का विभाजन रिलीजियस के आधार पर हुआ और इसका परिणाम पंजाब में बसे लोगों में हुआ। एक ऐसा समय जहां पंजाब का पार्टीशन किया गया धर्म के आधार पर, जहां सिख भारत और पाकिस्तान दोनों के पंजाब में बसते थे। विभाजन के कारण सिखों की पारंपरिक भूमि पाकिस्तान में चली गई। इससे उनमें गहरा असंतोष था। इसके बाद एक संघर्ष उठता है एक सेपरेट पंजाबी स्पीकिंग स्टेट बनाने का, लेकिन साल 1955 में इंडियन गवर्नमेंट इस मांग को रिजेक्ट कर देती है और साल 1966 में इस डिमांड को एक्सेप्ट करके भाषाओं के तहत पंजाब को 3 हिस्सों में बांटा गया, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में। साल 1973 में अकाली दल आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन सामने रखता है, जिसमें पंजाब को रक्षा, विदेश, संचार और मुद्रा छोड़कर सारे अधिकार और अपना एक इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की डिमांड की जाती है, जिसे इंदिरा गांधी ने नकार दिया था। फिर एंट्री होती है जर्नैल सिंह भिंडरावाले की, जो अपने आप को प्रोजेक्ट करता है एज द ऑथेंटिक वॉइस ऑफ सिख्स। भिंडरावाले की पॉपुलैरिटी यूथ में बढ़ती है जब वो अल्कोहल एंड कंज्यूमरिज्म के अगेंस्ट प्रीच करता है, जो कि एक अच्छी चीज़ थी। लेकिन जो अच्छी चीज़ नहीं थी वो ये है कि खालिस्तान की डिमांड करते वक्त हथियार उठा लेना। इसी बीच साल 1981 में पंजाब केसरी अखबार संपादक लाल जगत नारायण की हत्या कर दी गई। फिर 1983 में खालिस्तान समर्थकों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में पंजाब के डीआईजी एएस अटवाल की हत्या की थी। साल 1984 तक सिचुएशन काफ़ी सीरियस हो जाती है। लोकल सरकारी ऑफिसर्स के अगेंस्ट वायलेंस देखने को मिलता है। इस घटना को देखते हुए और पंजाब में अनस्टेबल कानून व्यवस्था के मद्देनजर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। इससे नाराज अलगाववादियों का आंदोलन और उग्र हो गया और इसी के तहत भिंडरावाले की अगुवाई में खालिस्तान समर्थकों ने भारी हथियारों को जमा कर स्वर्ण मंदिर में शरण ले ली। इन उग्रवादियों को बाहर निकालने के लिए 1 जून 1984 को केंद्र सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलवाया था। इसमें सेना के 83 जवान और 492 नागरिकों की मौत हो गई थी। इस ऑपरेशन द्वारा मिलिटेंट्स को हटाया जाता है। तो इसी ऑपरेशन में भिंडरावाला मारा गया था। लेकिन इसी के तहत हरमिंदर साहिब को भी बहुत डैमेज पहुंचता है। इससे कई सिखों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट्स होते हैं और ऑपरेशन ब्लू स्टार ने दुनिया भर में इंदिरा गांधी को सिख विरोधी के तौर पर स्थापित कर दिया। और यही वजह रही कि उनके ही 2 सिख अंगरक्षक द्वारा 5 महीने के अंदर ही उनकी हत्या कर दी थी। ये खबर पब्लिक होते ही देश में एंटी सिख वायलेंस देखने को मिलता है। 8000 से ज़्यादा सिखों को मारा जाता है। रिस्पॉन्स में खालिस्तानी समर्थक रैंडम हिंदुओं को टारगेट करते हैं। यहाँ कई मैसेकर्स होते हैं, जैसे कि 1986 के होशियारपुर बस मैसेकर्स, और कुछ फ्लाइट्स को भी हाईजैक किया जाता है। पंजाब पुलिस के डीजीपी केपीएस गिल एक बड़ा रोल प्ले करते हैं इस वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए, और साल 1995 में जाकर सिचुएशन वापस पीसफुल बन जाती है। 1984 में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार और उससे पहले साल 1968 और 1988 का ऑपरेशन ब्लैक थंडर के बाद खालिस्तान आंदोलन को दबा दिया गया था। लेकिन जो सिख प्रवासी कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में थे, वे इसे एक्टिव बनाए रखने में सफल रहे। इसी का एग्जाम्पल हमें कुछ मंथ पहले हुए खालिस्तानी समर्थक द्वारा कनाडा में दिखने को मिला और फिर से वही आंदोलन जोर पकड़ने लगा है। इस आंदोलन को कनाडा, ब्रिटेन या अमेरिका में रहने वाले सिखों से ईंधन और वैचारिक समर्थन मिलता रहा है। एनआरआई सिख इस आंदोलन के लिए पैसा और वैचारिक समर्थन दे रहे हैं। तो पाकिस्तान की आईएसआई भी खालिस्तान आंदोलन को फिर से उग्र करने के लिए धन और बल का प्रयोग कर रही है। कनाडा के कुछ शहर जैसे ब्रिटेन, कोलंबिया और सरे में यह आंदोलन तेज हो रहा है। वैसे ही आज से 1 साल पहले अमृतपाल सिंह को कोई नहीं जानता था, लेकिन अजनाला इंसिडेंट के बाद अचानक से इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है
और इसका कुछ क्रेडिट इंडियन मीडिया को भी जाता है, क्योंकि मीडिया ने इस इंसिडेंट को 24/7 आवर चलाया था और बार बार इसी पर चर्चा की। फिर जाकर अमृतपाल के इंटरव्यू हुए। पंजाब के अमृतसर जिले में एक अजनाला पुलिस स्टेशन है जिस पर अमृतपाल के सपोर्टर्स ने हमला किया था। इस घटना में अमृतपाल के सपोर्टर्स हाथ में तलवार और हथियार लेके पुलिस स्टेशन में घुसते हैं और कहते हैं कि उन्होंने अमृतपाल के एक एसोसिएट लवप्रीत सिंह को गलत इल्जाम पर जेल में डाल रखा है और इसी के तहत हमला करते हैं। तो इस घटना के ऊपर अमृतपाल बार बार एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे सिख गुरुओं ने फाइट करने के लिए हथियार उठाए थे। लेकिन अगर आप इतिहास देखो, स्पेशली सिख गुरुओं का, तो कहीं पर भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा जहाँ पर किसी सिख गुरुओं ने अपने नए देश बनाने के लिए लड़ाई करी हो। उनकी लड़ाई कभी भी किसी पर्सनल रिवेंज या किसी आतंक के लिए नहीं थी। सिख गुरुओं की लड़ाई हमेशा से ही जस्टिस, रिलीजियस फ्रीडम और बेगुनाह लोगों को डिफेंड करने की थी। इवन दो गुरु गोबिंद सिंह कई युद्ध लड़े, फिर भी आपको जफरनामा वर्स 22 में मिलेगा, वन कैन रिजॉर्ट टू आर्म कॉम्बैट ओनली व्हेन ऑल अदर मीन्स ऑफ सेटलमेंट हैव बीन एग्जॉस्टेड। हथियार तभी उठाए जा सकते हैं जब सारे सेटलमेंट के तरीके खत्म हो गए हो। गुरु नानक तो ये भी कहते हैं कि नो वन इज माई एनिमी, नो वन इज फॉरेनर। ना तो मेरा कोई दुश्मन है और ना ही कोई परदेशी है। अक्सर अमृतपाल जैसे लोग हर धर्म में मिलेंगे जो अपने प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए अपने धर्म का इस्तेमाल करते हैं। अमृतपाल राजा रंजीत सिंह जी को और उनके अंडर सिख एम्पायर को एज ए टेम्पलेट यूज करता है अपने खालिस्तानी प्रोपेगेंडा के लिए। अमृतपाल कहता है सिख एम्पायर को दोबारा से रिक्लेम करने का समय आ चुका है। इस बात में कोई लॉजिक है क्या? अगर एक समय पर सिख एम्पायर एग्जिस्ट करता था तो क्या दोबारा से एग्जिस्ट करना चाहिए? इस लॉजिक से तो एक समय पर विश्व के महान शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंशीय सम्राट अशोका भी थे और वो बुद्धिज्म में विश्वास करते थे। तो क्या सारे बुद्धिस्ट लोगों को खड़े होकर एक बुद्धिस्ट कंट्री की मांग करनी चाहिए केंद्र सरकार से? और उसी लॉजिक से गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी भी एग्जिस्ट करती थी। तो क्या सारे गुर्जर्स को इकट्ठे होकर नया देश बना लेना चाहिए? एक समय पर राजा सूरजमल के अंडर जाट स्टेट ऑफ भरतपुर भी एग्जिस्ट करता था। तो क्या जाटों को इकट्ठे होकर नए देश की डिमांड करनी चाहिए? लेकिन इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि सिख एम्पायर ऐसा नहीं था जैसा अमृतपाल बताता है। साल 1801 में राजा रंजीत सिंह ने 12 सिख फेडरेशन को सिंगल एम्पायर में परिवर्तित किया और वो बन के महाराजा रंजीत सिंह। साल 1839 तक उन्होंने रूल किया और ये बड़े बहादुर राजा थे। इसका हिस्टोरिकल एविडेंस भी है ये बताने के लिए कि वो एक सेक्युलर राजा भी थे। अलग अलग धर्मों के लोग खुशी से सिख एम्पायर के अंडर रहते थे। यकीन नहीं करोगे कि सिख एम्पायर में सिखों की पॉपुलेशन सिर्फ 9% थी और उनके जनरल्स भी सिर्फ सिख ही नहीं थे, हिंदू जनरल्स भी थे। दीवान चंद, मोखाम चंद नायर जैसे मुस्लिम जनरल्स भी थे। इलाही बख्श, मियाँ घोष खान जैसे कुछ नेपाली गोरखा जनरल्स भी थे। बाल बहादुर कुंवर जैसे और यूरोपियन जनरल्स भी थे, जिन फ्रैंकोइस अलार्ड जैसे। राजा रंजीत सिंह जी के एम्पायर में चाहे पुलिस हो, जुडिशरी हो या सरकारी मिनिस्ट्री हो, हमेशा मेरिट बेसिस पर सिलेक्शन किया जाता था। उन्होंने हरमिंदर साहिब की गोल्ड प्लेटिंग के लिए सोना दिया, लेकिन साथ ही साथ काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए भी सोना दान किया। इसके अलावा उन्होंने लाहौर में 2 मस्जिद बनवाए और जो कानून होते थे वो सारे धर्मों को एक समान दिखते थे। साल 1839 में ईरान में जब जूस पर अत्याचार हुए तो कई जूस रेफ्यूजीज अपना देश छोड़कर सिख एम्पायर में आए और यहाँ पर उन्हें सेटलमेंट्स के राइट्स दिए गए थे। कई जूस कम्युनिटीज इस परिणाम से रावलपिंडी और पेशावर में मिलेंगे। इस तौर पर देखा जाए तो सिख एम्पायर सिखी की प्रिंसिपल्स ओबे करता था और यही सेम वैल्यूज हमें बाबा साहब द्वारा लिखित भारतीय संविधान में मिलेगा। लिबर्टी, इक्वालिटी, फैटर्निटी और जस्टिस जैसे। तो इन सब में खालिस्तान कहाँ बैठता है? खालिस्तान मूवमेंट का ना तो किसी सिख गुरुओं से ना ही महाराजा रंजीत सिंह जी से लेना देना है। खालिस्तान की डिमांड उठाना रिलीजियस या इथनिक नेशनलिज्म कैटेगरी में आता है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि दुनिया में ये कई बार साबित हुआ है कि रिलीजियस नेशनलिज्म एक बड़ा ही फ्लॉप आइडिया है। एग्जाम्पल पाकिस्तान।
मुस्लिमों के लिए एक देश बनाया गया। भारत का 2 हिस्सों में बंटवारा हुआ। आज क्या हालात है पाकिस्तान में आप देख सकते हो। वैसे ही अफगानिस्तान 1960s में एक बड़ी मॉडर्न कंट्री हुआ करता था, लेकिन अब वापस से डार्क एजेस में चला गया। ईरान एक बड़ा सेक्युलर कंट्री था जिसकी इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही थी 1970s में, लेकिन 1979 की इस्लामिक सो कॉल्ड रिवॉल्यूशन के बाद क्या हालत है आप देख सकते हो। ज्यूस नेशनलिज्म सबसे बड़ी मुसीबत बन के खड़ा है इजराइल पैलेस्टाइन रिलेशन के बीच। एक ऐसी मुसीबत जिसे खत्म किया जाए तो दोनों देश पीसफुली एग्जिस्ट कर सकते हैं। इथियोपिया जैसे कंट्री में क्रिश्चियन नेशनलिज्म देश को बांटने में लगा है, खत्म करने में लगा है। इसी क्रिश्चियन नेशनलिज्म ने अमेरिका को काफी हद तक डिस्टेबिलाइज किया और इसके कॉन्ट्रास्ट में आज के दिन दुनिया में सबसे सक्सेसफुल कंट्री को देखिए। सबके सब सेक्युलर कंट्रीज है, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो, स्वीडन, नॉर्वे, जर्मनी जैसे, एशियन टाइगर्स हो, जापान, साउथ कोरिया और सिंगापुर जैसे, या फिर ऑस्ट्रेलिया या कनाडा जैसे देश हो। इनमें से किसी भी देश में कोई रिलीजियस या इथनिक नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी मेजॉरिटी में नहीं है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जिन आइडियाज़ का जन्म हुआ था, लिबर्टी, इक्वेलिटी, फैटर्निटी जैसे, इन्हें लिबरल या इंक्लूसिव नेशनलिज्म के कैटेगरी में डाला जा सकता है। यानी एक ऐसा देश जहां सबको साथ में मिलकर रहना है। और यही विचारधारा डोमिनेंट विचारधारा है आज के दिन सक्सेसफुल देशों में। ये उन लोगों के लिए भी जरूरी है जो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, या वो लोग जो गजवाए हिंद की डिमांड करते हैं। अमृतपाल सिंह खालिस्तान के स्ट्रगल को ज़ायनिस्ट स्ट्रगल से कंपेयर करता है, जो कि बहुत ही गलत कंपैरिजन है। जूस लोगों को सदियों से ही यूरोप में सताया गया था। वर्ल्ड वॉर 2 के समय हिटलर के दौरान एक चीज क्लाइमैक्स पर पहुंची जब ढेर सारे जूस को मारा गया था। तब जाकर उन्होंने एक ऐसी जगह ढूंढी जहां पर पीसफुली जी सके। लेकिन बाय कंपैरिजन इंडिया हमेशा से ही सिखों का घर रहा है। ये भूमि सिखों की है। गुरु नानक और गुरु तेग बहादुर जैसे कई सिख गुरुज देश के कोनों कोनों में ट्रैवल किया और प्रीस्ट किया। यही कारण है कि पंच तख्त में से 2 पंजाब के बाहर एग्जिस्ट करते हैं, एक पटना बिहार में और दूसरा महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में। सच्चाई ये है कि सिख हिस्ट्री इंडिया के बगैर अधूरा है, तो इंडियन हिस्ट्री सिखों के बगैर अधूरी है। सिख पॉलिटिशियन लाइक डॉक्टर मनमोहन सिंह, सिख आर्मी जनरल्स विक्रम सिंह, सिख एंटरटेनर्स जसपाल भट्टी, सिख स्पोर्ट्स पर्सन मिल्खा सिंह या सिख पेंटर्स लाइक अमृता शेरगिल जैसे सिख हर जगह है। अमृतपाल सिंह अपने खालिस्तान डिमांड को जस्टिफाई करने के लिए कई असल मुद्दों की बात करते हैं। कई ऐसे इश्यूज जो पंजाब फेस कर रहा है, जैसे वाटर डिस्प्यूट फॉर द सतलज यमुना लिंक कैनल, या फिर ड्रग प्रॉब्लम, या फिर बेरोजगारी की प्रॉब्लम जो बढ़ रही है। ये सारी जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं और ये सारी प्रॉब्लम्स हर स्टेट में देखने को मिलती है। महाराष्ट्र में कंटिन्यू हाई नंबर के साथ फार्मर सुसाइड देखने को मिल रहा है। बिहार, यूपी, झारखंड देश के सबसे गरीब राज्यों में से है। कई स्टेट्स में दलितों को बहुत अत्याचार सहना पड़ता है। अभी मणिपुर में वायलेंस चल रहा है, जहां पर किसी मंत्री संतरी पीएम सीएम का ध्यान नहीं है, जहां पर महिलाओं का सम्मान नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ईस्टर्न 7 सिस्टर स्टेट्स को मिलकर सेपरेट देश की मांग करनी चाहिए? तो क्या दलितों को एक सेपरेट देश बना लेना चाहिए? क्योंकि आज के दिन भी दलितों के ऊपर जितने अत्याचार होते हैं वो अदर रिलीजन के कंपेयर में बहुत ज़्यादा है। तो इसके तहत उन्हें भी अपने लिए खड़ा होना चाहिए और अपने लिए सेपरेट देश की मांग करनी चाहिए, जो कि ये उनकी एक वैलिड मांग भी होंगी, क्योंकि उनके ऊपर भी ना तो किसी पीएम का ध्यान है, ना ही मंत्री संतरियों का। ये सारी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट ज़रूर करती है, तो इन्हें सॉल्व करना भी ज़रूरी है। दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं वो बंद करवाने चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर के तहत जुल्म करने वालों को कड़ी से कड़ी सजाएं देनी चाहिए, ताकि और किसी की हिम्मत ना हो अत्याचार करने की। वैसे ही मणिपुर वायलेंस को ख़त्म कर पीसफुल माहौल क्रिएट करना चाहिए, बेरोजगारी खत्म करनी चाहिए और इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ज़रूरी है। हमें इसे सॉल्व करना ही पड़ेगा। लेकिन खालिस्तान इन सब का सॉल्यूशन नहीं है, वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये एक स्टूपिड आइडिया भी है जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी।
आपकी क्या राय है नीचे कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।